नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज एक बड़ी खबर हम लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने सीधे सीधे खुली चेतावनी दे दी है कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा और उस नई पार्टी में किस किस को रखूंगा, कौन कौन से नेता उसमें शामिल होंगे, ये भी बता दिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी टूट फूट होने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुट रहे नेता अब एक नया विकल्प तलाश रहे हैं? और अगर उस नेता ने एक नई भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर दी तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने किस तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? इसका कहते हैं ना, जैसे प्याज का छिलका निकालिए फिर छिलका निकलता है, फिर छिलका निकालिए फिर छिलका निकलता है। तो हम परत दर परत भारतीय जनता पार्टी के दिन कैसे मुश्किल भरे बनने वाले हैं, उसका खुलासा इस वीडियो में करेंगे। नेता का नाम भी बताएंगे, क्यों नेता नई पार्टी बनाने जा रहा है ये भी बताएंगे, और कौन कौन से नेता उस नई पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं ये भी बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि दिल्ली के किस बड़े नेता ने मोबाइल उठाया, किसको फोन किया और क्या संदेशा दिया। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक बात और कहूंगा शिव जी कि एक महीने मतलब अगस्त के मुकाबले में सितंबर में दर्शकों का प्यार थोड़ा सा कम मिला है। तो भाई लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हो जब शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक ऑफिशियल लगातार आपसे जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि वीडियो को आखिर तक देखिए, पूरा देखिए, वीडियो को 2-4 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर आप मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन होना चाहे तो हम कोई आपको नहीं कह रहे कि 2000 वाले प्लान में, 1500 वाले प्लान में, 1000 वाले प्लान में शामिल हो जाइए। मेंबर बनने का भी प्लान सिर्फ 89 रुपए है। तो जो फ्री की चीजें हैं वो भी कर दीजिए, और अगर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं तो मेंबर भी बन जाइए। क्योंकि आप साथ नहीं देंगे, अगर हमारे व्यूवर्स नहीं बढ़ेंगे, अगर हमारे वॉच टाइम नहीं बढ़ेंगे, तो हम कब तक सच्ची बातें बोल पाएंगे। तो दर्शकों से ये अपील करूंगा शिव जी, और हमेशा की तरह मैदान अब आपके हवाले। अपने शानदार शब्दों के साथ शुरुआत कीजिए और फिर हम दर्शकों को एक एक करके तमाम बातें बताते हुए नजर आएंगे। जी शिव जी। बीजेपी में टूट ये पहली बार नहीं होगी, अगर टूट होती है तो। इससे पहले कल्याण सिंह, जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे, वो बीजेपी से अलग हो चुके थे। उसके बाद उमा भारती अलग हो चुकी थी। कुछ दिन के लिए दक्षिण के भारत में पांव जमाने वाले उनके अंगद येदियुरप्पा साहब अलग हो चुके थे। तो किसी दल में कब टूट हो जाएगी, कब फूट हो जाएगी, ये तो कहना बड़ा टेढ़ी खीर है। लेकिन जब पार्टी अपने अंतिम उरोज पर होती है, अंतिम पायदान पर होती है, अंतिम बिंदु पर होती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है वो वापस आती है। ये साइंटिफिक रीजन है। और सितंबर का महीना कई इबारत लिख चुका है। फ्रांस के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, जापान के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि सितंबर 9वां महीना होता है, और 9वें महीने में क्या निकल जाए, क्या जन्म ले ले नई चीज, क्या जन्म ले ले नई बात, कोई भरोसा नहीं होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा परिस्थितियों में कोई बड़ी टूट हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस पार्टी ने अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाया, पिछले 6 माह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाया, कई राज्यों के अध्यक्ष का एक घोषणा कर दी, फिर जिनके रह गए उनके आज तक नहीं चुन पाए, तो उस पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है। खिचड़ी पक रही है, बीरबल की बन चुकी है, बीरबल वाली पकती है नहीं। कांग्रेस के बारे में, सपा के बारे में, बसपा के बारे में, या फिर आरजेडी के बारे में, टीएमसी के बारे में, या डीएमके के बारे में, या किसी दल के में जो विपक्ष हैं उनके बारे में एक छोटी सी आवाज टीवी स्क्रीन पर जब बड़ी भूमिका बनाकर प्रस्तुत की जाती है तो कुछ भी कहा जा सकता है। आजम खां कल जेल से निकले, उनके जेल से निकलने से पहले कितने बयान आ गए कि वो बसपा में जा रहे हैं, जबकि आजम खां कल ये कह रहे हैं कि हमें तो ये बता दिया जाए कि अंदर बात किससे होती थी हमारी, क्या हमें फोन करने की इजाजत मिली। अब वो भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता है कि मौजूदा परिस्थितियों में जहां ज्वाला जल रही हो उसमें कूदने का साहस करेगा। ये मैं उसके
साहस की दाद देता हूं। कांग्रेस आज टूट सकती है, कोई भी जा सकता है निकल के, लेकिन भाजपा से कौन निकलना चाहेगा? सब जगह मलाई, सब जगह मिठाई और सब जगह मिश्री और सब जगह मोहन भोग लगे हुए हैं, तो कौन जाएगा? लेकिन पूरा प्रदेश तो उत्तर प्रदेश त्राय त्राय कर रहा है, जहां किसी विधायक की बात नहीं सुनी जाती है, किसी विधायक की बात पूछी नहीं जाती है। और ऐसा यहां नहीं है। बिहार में एक पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं कि जवाब दीजिए, और संतोष पाठक जी ने मुद्दा उठा दिया। उधर अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का नोटिस थमा दिया प्रशांत किशोर को। अब पता नहीं इनकी बात सब सुनते हैं और ये ध्यान नहीं देते, ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, इनकी सब सुनते हैं। उन्होंने तत्काल 100 करोड़ का नोटिस दे दिया। क्या इन नोटिसों का कोई वजूद होता है? अरे आपने जो पिछला केस कर दिया 1-1.5 साल पहले, वो आज तक नहीं सुना गया। उसकी सुनवाई की डेट लगी है 17 अक्टूबर। अब इस नए केस का क्या करोगे? आज एक और नई बात है, सब लोग कह रहे हैं कि प्रशांत कुमार तो घर घर का पानी पिए हुए हैं। अरे वो मोदी के भी सलाहकार बड़े गंभीर रहे, वो नीतीश कुमार को चलाया उन्होंने 2 वर्ष, राहुल गांधी के घर तक पहुंचे हुए हैं। कुल मिला के बात यह है कि बहुत बातें हमने बता दी, भाजपा की टूट बता दी। नई टूट क्या है? कौन है वो साहिबान, कौन है वो कद्रदान, कौन है वो जिन्होंने इतनी हिम्मत और हौसला दिखाई है कि कम से कम ये खबर बाहर तक आई है कि भाजपा में अभी टूट हो सकती है? संतोष जी। शिवजी, सबसे पहले तो दर्शकों को बता दूंगा कि मेरा जो फेवरेट गेम वो शतरंज का गेम। बहुत सारे दर्शकों का फेवरेट गेम शतरंज है। शतरंज में राजा को बचाने के लिए कई बार प्यादों की कुर्बानी दे दी जाती है। इस बारे में मैं थोड़ा सा खोजबीन में जुटा हुआ हूं कि राजा ने क्या अपने आप को बचाने के लिए या अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए प्यादे को कुर्बान करना मंजूर कर लिया है। वो राजा कौन है, वो प्यादा कौन है, आज या कल हम उस पर एक स्टोरी लेकर इस पर आएंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं किस नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर एक नई पार्टी बनाऊंगा। आपने जिक्र किया आरके सिंह साहब का। आरके सिंह साहब ने जब से ये बयान दे दिया कि भैया सम्राट चौधरी आप मैट्रिक की डिग्री दिखा दो, आप ग्रेजुएशन की डिग्री दिखा दो, सम्राट चौधरी तो दंग है, हक्के बक्के हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। अब वो अपने आला नेताओं के सामने गुहार लगा रहे हैं। आला नेताओं ने उनका फोन नहीं उठाया है, मैं ये भी आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में नहीं खड़ी है, ये भी मैं आपको बता दूं। दिलीप जायसवाल जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन पर तो और भी गंभीर आरोप लगे। आरके सिंह ने कहा कि सफाई दे दो, तथ्य सामने रख दो, मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दो, दायर करवा दो। हालांकि मानहानि के मुकदमे से भी कोई बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी जो संजय जायसवाल साहब हैं, जो बेतिया से संजय जायसवाल साहब जो पार्टी के लोकसभा सांसद है, पार्टी के चीफ विप है, उन्होंने मानहानि का मामला कोर्ट में दर्ज करवा दिया है। अदालत ने उनका जो परिवाद है वो स्वीकार कर लिया है। तो संजय जायसवाल तो आगे बढ़ गए, लेकिन दिलीप जायसवाल कहाँ है, सम्राट चौधरी कहाँ है, मंगल पांडे कहाँ है, और अशोक चौधरी साहब ने दे तो दिया मानहानि का नोटिस, एक पुराना भी मानहानि का नोटिस पड़ा हुआ है। और अब प्रशांत किशोर ने कह दिया कि चिंता मत कीजिए, 2-3 दिन में मैं दूसरी किस्त जारी करूंगा। तो एक और बड़ा खुलासा वो करने जा रहे हैं। और इसी खुलासे से जुड़ा हुआ जो तार जुड़ रहा है कि प्रशांत किशोर के पीछे कौन है। थोड़ा सा मैं रिसर्च में लगा हुआ हूं, बहुत जल्दी ये स्टोरी भी हम लेकर आएंगे कि प्रशांत किशोर के पीछे कौन है। कौन है जो प्रशांत किशोर को गाइड कर रहा है कि मिसाइल का मुंह उधर घुमा दो, कभी मिसाइल का मुंह उधर घुमा दो, कभी मिसाइल का मुंह सामने घुमा दो। तो कौन है जो प्रशांत किशोर को गाइड कर रहा है, वो भी मैं कहूंगा। लेकिन आरके सिंह बहुत चर्चा में। आरके सिंह क्या रहे हैं, किस तरह से उन्होंने सरकार के लिए काम किया, कल मैं विस्तार से बता चुका हूं कि लालू यादव के चहेते क्यों थे, नीतीश कुमार के चहेते क्यों थे, मनमोहन सिंह सरकार में मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी हो, अहमद पटेल के चहेते क्यों थे, और ईमानदार नेता माने जाने वाले मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके एके एंटनी के चहेते क्यों थे। ये तमाम चीजें हैं। और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया वो बगावती तेवर में माना गया। फिर उनसे पूछा गया कि पार्टी कार्रवाई करेगी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी कार्रवाई करे तो अच्छी बात है। तो फिर लल्लन टॉप अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, वरिष्ठ पत्रकार है पंकज झा। उत्तर प्रदेश के तो ज्यादातर लोग जानते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक उन्होंने रिपोर्टिंग की है, ब्यूरो चीफ हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। बाद में वो अलग अलग चैनलों में रहे, एनडीटीवी में भी गए। अभी लल्लन टॉप जो कि आज तक का ग्रुप है, टीवी टुडे का ग्रुप है, उस लल्लन टॉप से जुड़े हुए उन्होंने आरके सिंह का इंटरव्यू लिया, बड़ा शानदार इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि ये तो बगावत माना जाएगा,
पार्टी आपके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का वेलकम है, पार्टी अगर चाहे तो मेरे खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई कर सकती है, और आप मुझे जानते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति रहा हूं। मैंने हमेशा ईमानदारी के पक्ष में आवाज उठाई है, मैं हमेशा सच के साथ रहा हूं, और इन नेताओं पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, अगर उनका जवाब नहीं दिया जाएगा तो पब्लिक में ये मैसेज जा रहा है कि भाई ये आरोप सही है, और इससे पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ गिर रही है, इससे सरकार के साथ गिर रही है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर बार बार, एक बार तो चलो हो सकता है गलती से निकल गया हो, लेकिन जिसको भी इंटरव्यू दे रहे हैं वो बार बार इन्हीं चीजों को कह रहे हैं। और फिर पंकज झा ने अगला सवाल पूछा कि बड़ा हवा में ये तैर रहा है कि आप प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होने वाले हैं, तो आरके सिंह ने सीधा सीधा कहा, मैं प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होऊंगा। यानी आरके सिंह ने कह दिया कि ना वो राष्ट्रीय जनता दल में जा रहे हैं, ना वो जनता दल यूनाइटेड में जा रहे हैं, ना वो बिहार में बदलाव का प्रतीक बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी नई पार्टी बना, यानी आरके सिंह बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखूंगा जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप ना हो, जो ईमानदार हो, जो जाति धर्म की राजनीति न करते हो। अब इस देश में जाति की राजनीति कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से अपने आप को ओबीसी बताते हुए नजर आते हैं, ओबीसी मंत्रियों की सूची गिनाते हुए नजर आते हैं। इस देश में धर्म की राजनीति कौन करता है? कुछ राजनीतिक दल है जो मुस्लिम के नाम पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और कुछ राजनीतिक दलों में जो सबसे आगे सबसे बड़ा दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदू के नाम पर धर्म की राजनीति करती रहती है। तो सीधे सीधे आरके सिंह आरोप लगा रहे हैं, नई पार्टी बनाऊंगा, ईमानदार लोगों को रखूंगा, सांप्रदायिक लोगों को नहीं रखूंगा, धर्म और राजनीति, धर्म और जाति पर राजनीति करने वाले लोगों को नहीं रखूंगा। अब यहाँ पर एक बेसिक फर्क है शिव जी, उस बेसिक फर्क को समझना होता है। बलराज पधोक निकाले गए तो आदर्श पर निकाले गए। कल्याण सिंह ने जो पार्टी छोड़ी तो वो विचारधारा की लड़ाई थी, उसमें करप्शन कहीं नहीं था, भ्रष्टाचार कहीं नहीं था, हत्या का आरोप किसी पर नहीं था। क्या इस तरह के गंभीर आरोप लगे थे? किसी पर नहीं लगे थे। न कल्याण सिंह पर लगे थे, न कल्याण सिंह जिन लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना करके पार्टी छोड़े, न उन पर लगे थे। उमा भारती ने जब पार्टी छोड़ी तब भी न करप्शन का आरोप था, न हत्या का आरोप था, न इस वाले पक्ष में न उस वाले पक्ष में। येदुरप्पा ने जब पार्टी छोड़ी तो येदुरप्पा पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अन्य किसी नेता पर कोई गंभीर आरोप नहीं लगे हुए थे। येदुरप्पा ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने आलोचना की आलाकमान की, लेकिन वो आलाकमान पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा पाए। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता गए उस समय करप्शन या मर्डर जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जब चुनाव आयोग की टीम वहां जाने वाली है, चुनाव की घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है, 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, नवंबर तक वहां पर विधानसभा चुनाव हो जाने हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता, जिनको आप ही ने चुना था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ही चुना था, लोकसभा का टिकट थमाया, फिर केंद्र सरकार में मंत्री बनाया, वो अगर कह रहा है कि भैया आपके उप मुख्यमंत्री पर फर्जी डिग्री का आरोप लग रहा है, आपके बड़े नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, आपके प्रदेश अध्यक्ष पर एक मेडिकल कॉलेज हड़पने का, एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान हड़पने का और हत्या तक का गंभीर आरोप लग रहा है, और आप इसका जवाब नहीं दे रहे हो, तो या तो आप इस्तीफा दे दो या उसका जवाब दो। और इस मुद्दे पर अगर पार्टी का आला कमान, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर सीधा सीधा ये मैसेज जाएगा कि नहीं, आरोपों में दम है। अगर आरके सिंह को चुप करवाने की कोशिश की जाएगी तो भी ये मैसेज चला जाएगा कि आरोपों में दम है, और अगर आरके सिंह बोलते रहे तो भारतीय जनता पार्टी को उनको निकालना पड़ेगा। और फिर जो नई पार्टी आरके सिंह बनाएंगे, बीजेपी में जो डरे हुए लोग हैं, बीजेपी में जो घुट रहे हैं जो लोग हैं, वो नेता पार्टी छोड़कर जाएंगे, और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से टूटकर अगर कुछ नेता निकलकर एक नई पार्टी बनाते हैं तो वो किस तरह से असर पड़ेगा मैं फिर बता देता हूं। मैं बार बार इसको बताता रहा हूं कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में पिछली बार जीत हार का अंतर 11,150 था, बिहार की सभी 243 विधानसभाओं में। तो अगर एक सीट पर ये 500, 1000, 1500, 2000 वोट भी छीन लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सपना जो है वो टूट जाएगा, और बिहार हाथ से गया तो दिल्ली की गद्दी भी हिल जाएगी। आरके सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के सामने एक धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी है। अगर इस्तीफा लेंगे, अगर नहीं नहीं इस्तीफा लेंगे तो खुद फंसेंगे, नहीं लेंगे तो फिर सरकार जाने की नौबत आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, जब आरके सिंह कांग्रेस को धोखा करके आए थे तो बीजेपी को बड़े अच्छे लगे थे, रोज वो अंदर की खबरें देते थे तो बड़े अच्छे लगते थे।
आज बीजेपी पर सवाल उठाया उन्होंने, तो बीजेपी को घटिया नेता लगेंगे। संतोष भाई, जब हमारे जो आदतें हैं वो बदलती नहीं है, मन में धोखेबाजी, मन में बहुत होशियारी होना, खुद को अक्लमंद मानना, नेतागिरी अपने हिसाब से करना, पद का लालच होना, ये सब चीजें अलग थलग हैं। आरके सिंह को आज ही क्यों सम्राट चौधरी में कमी नजर आई? क्या आरके सिंह को यह लग रहा है कि हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं मिलेगा? सांसद ही हार चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद वो सांसद रहे, एक लोकसभा हार चुके, तो अब उम्र भी 70 हो चुकी, 75 बाद बीजेपी वैसे ही नहीं पूछती है, तो उनके लिए तो करो मरो की स्थिति है। वो चाहते हैं कि कैसे ही सेटल हो जाए टिकट। दोनों पक्षों को आप देखिए, टूट जाए वो अलग चीज है। आज की तारीख में आरके सिंह इसलिए हिम्मत दिखा रहे हैं, कल आपने देखा होगा हरियाणा में एक उचाना विधानसभा सीट का परिणाम फंसा हुआ है। वो क्यों फंसा? क्योंकि उस सीट पे जो चुनाव लड़ा वो आदमी सेवानिवृत्त बीआरएस लिया हुआ आईएएस अधिकारी है, तो वो कई जगह आरओ रहे होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर रहे होंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी रहे होंगे, तो उन्हें पता है कि निर्वाचन अधिकारी क्या करता है, इसलिए वो कोर्ट गए हैं। सीटें तो कई 5-5 वोटों से हार जीत होती हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती। आपने देखा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों को लेकर कोर्ट गई। अगर उन 8 सीटों का निर्णय टाइम से आ जाता तो भाजपा की सरकार गुजरात में गिर जाती, और वो पूरे 2022 तक निर्वाचन का वो फैसला नहीं हुआ। और अच्छा वो हो भी जाए तो क्या होगा संतोष भाई? उसका कुछ हो सकता है संतोष जी? नहीं होगा। तो आरके सिंह भी ब्यूरोक्रेट्स रहे, आईएएस रहे और उच्च पद पर गए। गृह सचिव का पद सरकार में सबसे महत्वपूर्ण होता है, पूरे देश को वहीं से संचालित किया जाता है। उस पद पर रहने वाला व्यक्ति एक एक बात को समझता है। अब यह है कि पहले पद मिला रहा तो कोई बात नहीं थी, अब पद भी नहीं है और कद भी नहीं है, जाए तो जाए कहां? सरकार पूछती नहीं। और केंद्र वाले अगर एक बार उनकी फिल्म से हट जाओ तो दोबारा स्क्रीन पर लाते नहीं, क्योंकि फिल्म में तो अब जो यूपी में फिल्म चल रही है उसमें पत्रकारों में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। फिल्म तो टाकीज में नहीं चल रही और पत्रकारों में अपना द्वंद्व चल रहा है, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी इस तरीके से फ्लॉप होगी। लेकिन फिल्म में अभी कुछ है नहीं, हमने भी देर रात थोड़ी देखी, मन ही नहीं लगा, फिर हम 2 बजे सो गए। हालांकि फिल्म हमने पूरी डाउनलोड करके रख ली है और कोई खास है नहीं फिल्म जो होनी चाहिए, और जब होनी चाहिए नहीं है तो चलेगी कैसे? तो संतोष पाठक जी अब ये बताइए कि इस सब का जो मार्जिन है बिहार के चुनाव में बहुत मिनिमम है। अब ये आरके सिंह चले जाएं तो आरके सिंह 10-20 हजार वोट तो ले ही जाएंगे, हम तो मानते ही नहीं कि वो 1 लाख भी ले जाएंगे। ऐसा कोई नया व्यक्ति जुड़ा नहीं है जो वोट कहीं से लेके आया हो। इनके साथ से मुकेश सहनी और निकल गए, बाकी तो जो इनके पास है वो इनके पास है। अगर चिराग पासवान को इनके खेमे में जोड़ दो तो चिराग पासवान खुद भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो बहुत ज्यादा कुछ सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। जीतन राम मांझी ऑलरेडी पहले थे इनके पास, आज भी है। कुशवाहा जी पहले थे, इस बार भी है। तो कुल मिला के ये समझिए कि इस पूरे गुणा गणित में अब भाजपा खड़ी कहां नजर आएगी। उधर प्रशांत किशोर नया रोना लेके आ गए हैं, वो एक नई चीज रोज परोस रहे हैं। और एक बात बड़ी हिम्मत से बता दूं कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और इसी के पीछे कई सारे राज छुपे हुए हैं, जिन राजों का खुलासा हम आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन आपने आज कई सवाल उठाए, यही तमाम सवाल जो है वो पत्रकार ने आरके सिंह से भी पूछे, तो एक एक सवाल का मैं बता देता हूं कि कांग्रेस को धोखा देने वाली बात कह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस के रिजीम में वो अधिकारी थे, एक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे, जो सरकार दायित्व दे रही थी उस काम को वो कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया 2013, दिसंबर 2013 में। भारतीय जनता पार्टी उनको सुपौल से लड़ाना चाहती थी, आरएसएस ने विरोध किया, बाद में उनको आरा से चुनाव लड़ाया गया, 2014 में लड़ाया गया, 2019 में उनको लड़ाया गया, 2017 में उनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया, और इसके साथ ही उन्हें न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी
इसका भी प्रभार उनको दिया गया। और 2019 में जब सरकार बनी दोबारा से, वो फिर से लोकसभा का चुनाव जीत कर आए, उनको पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। 24 में वो दुर्भाग्य से चुनाव नहीं जीत पाए। कई तरह की बातें थी, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, एक भोजपुरी सीरियल स्टार पर आरोप लग रहे हैं कि वो काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ गए थे, उससे पूरे क्षेत्र का चुनावी समीकरण गड़बड़ा गया। लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति को जिम्मेदार माना जाता है। पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको पहले नहीं पता था दिलीप जायसवाल के बारे में, क्या आपको पहले नहीं पता था सम्राट चौधरी के बारे में? तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने हलफनामा दिया हुआ है जिसमें डी-लिट लिखा हुआ है, मुझे पहले नहीं पता था। जहां तक कि दिलीप जायसवाल साहब का सवाल है, वो भी मुझे नहीं पता था। अब मुझे पता लगा, क्यों? क्योंकि एक नेता ने आरोप लगाया। अब जब नेता ने आरोप लगाया तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि जो हमारी पार्टी के नेता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो सांसद है, चाहे वो अन्य बड़े वरिष्ठ नेता है, वो सामने आकर अपनी सफाई दे। सफाई नहीं दे सकते, तथ्य सामने नहीं रख सकते, तो अदालत में जाके मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाए। इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो आर.के. सिंह ने देने की कोशिश की। अब आर.के. सिंह करेंगे क्या? नई पार्टी बनाकर हासिल क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा वो अपने विधायक नहीं जिता पाएंगे। अगर वो खुद उस नई पार्टी के मुखिया के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़े, जिसकी संभावना मैं जानता हूं कि बहुत कम है, क्योंकि वो खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अगर खुद लड़ते तो जीतने की थोड़ी बहुत संभावना होती। लेकिन अगर वो खुद ना लड़े और भारतीय जनता पार्टी के बागी नेताओं को वो विधानसभा चुनाव में टिकट थमाना शुरू कर दे, और ये बागी नेता 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 वोट भी ले ले, तो कम से कम, शिव जी, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहां से जीत पाएगी? भारतीय जनता पार्टी तो चिराग पासवान का भारतीय जनता पार्टी जो है वो चिराग पासवान का इस्तेमाल करते हुए फिर से नीतीश कुमार को नंबर 2 की पार्टी बनाना चाहती है, वो नंबर 1 की पार्टी बनना चाहती है। लेकिन अगर आर.के. सिंह नई पार्टी बनाकर, जैसा कि उन्होंने कहा कि नई पार्टी बनाकर वो मैदान में उतर गए, तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन ये सब कब होगा? क्योंकि उससे पहले उन्होंने कहा कि पार्टी को अगर लगता है कि मैंने डिसिप्लिन भंग किया, अनुशासन भंग किया है, तो मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। और अब जो खबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को तय करना है कि क्या डिसिप्लिन एक्शन वो ले पाएंगे आर.के. सिंह के खिलाफ। क्योंकि वो लेंगे तो नई पार्टी बना लेंगे और फिर बंटाधार कर देंगे विधानसभा चुनाव में। क्योंकि जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बात कही जाती है ना, उसके लिए समय नहीं बचा है सिर्फ, क्योंकि 24 सितंबर की तारीख आ गई है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में, ज्यादा संभावना 10 अक्टूबर के बाद है, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो अब क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, और इस बार एक बड़ी दुविधा में फंस गई है। कार्रवाई करे या ना करे, कार्रवाई करेंगे तो फिर वो मैदान में उतर जाएंगे राजनीतिक दल बनाकर, कार्रवाई नहीं करेंगे तो लगातार बोलते जाएंगे। क्योंकि उन्होंने एक एजेंसी को बोला, फिर टीवी चैनल को बोला, फिर उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बोला। अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की भरमार है और तमाम लोग पटना में जुटे हुए हैं। डेली वो एक भी इंटरव्यू देते रहे तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी। बात तो देखनी पड़ेगी कि भाजपा टूटती कब है। संतोष पाठक जी, फूल है वो जब तक इकट्ठा है तब तक वो पुष्प है। वो भगवान को भी अर्पित किया जा सकता है, वो किसी शादी में दुल्हन के गले में भी हो सकता है और दूल्हे के गले में भी हो सकता है। वो किसी के गुलदस्ते का हार बन सकता है, किसी के गजरे का फूल बन सकता है, किसी के माला का फूल बन सकता है। लेकिन अगर उसकी हम पंखुड़ी 2 उखेड़ दें तो वो कब पूरा फूल बिखर जाएगा। गुलाब में तो ये खास चीज है, वो कब बिखर जाएगा। भाजपा ये अभी गहनता से देखे कि आर.के. सिंह को पार्टी से नई पार्टी में ना जाना पड़े, और अगर ये शुरू हुआ विद्रोह तो फिर सब जगह शुरू हो जाएगा। इस चक्कर में यूपी में मुख्यमंत्री नहीं बदल पा रही है भारतीय जनता पार्टी। बड़ा मन है लेकिन फिर वहीं अटक जाते हैं कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की। मोदी साहब अब भरी भराई मटकी अब होगी पटका पटकी। अब मटकी लेके नहीं जाएगा कोई, अब पटका पटकी होगी। अब दौर अब बदल चुका है। आपने देखा बड़ी चर्चा हो रही है जीएसटी की।
हमारे मुख्यमंत्री तो पता नहीं अपने को बचाने के चक्कर में रोज सुबह ही निकल जाते हैं। कल भी निकल गए थे गोरखपुर में, आज सुबह लखनऊ में निकल गए हैं दुकानों पे। बिहार में चुनाव है, बिहार में कोई नहीं निकल रहा जीएसटी समझाने। मैं बड़ी गंभीर बात आपसे कह रहा हूं, बिहार में चुनाव है, बिहार में कोई नहीं जा रहा समझाने। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और किसी राज्य के बताओ हमें इन 3 दिन में कि रोज जा रहे हो। आज तो उन्होंने हजरतगंज में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, क्योंकि कुर्सी का मोह नहीं छूटता है। कुर्सी बड़ी समस्या है, मिल गई वो भी परेशान। अरे कुर्सी का ही तो खेल था कल। 6 सेकंड में 5 बेल्ट मारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक हेडमास्टर ने, 6 सेकंड में। पहले वो 16 सेकंड के 10 थप्पड़ थे बीजेपी सांसद और विधायक के। अब ये नया स्लोगन आ गया कि 6 सेकंड में 5 बेल्ट है। कितनी स्पीड रही होगी पाठक जी, आप सोचिए। और वीएसए को धुन दिया किसने? हेडमास्टर ने। रात से वीडियो वायरल है। गुस्सा इतनी बढ़ गई है कि अगर आप नहीं काम करोगे तो तुरंत निर्णय ले रहा है। अब आदमी इंतजार नहीं कर रहा है। इसे परोसा किसने? इसे नफरत ने। नफरत आई कहां से? हिंदू मुसलमान से। आप देखिए, परसों आपने एक वीडियो वायरल देखा कि मां दुर्गा को नवदुर्गा के पावन पर्व पर अपशब्द कहे गए। पूरी सोशल मीडिया लगी, तब देर रात वो गायक गिरफ्तार हुई। हमें दलित समाज से कतई परेशानी नहीं है, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। पिछड़े समाज के हम खबरें रोज करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन क्या इन अपशब्दों से आपको कोई राहत मिल जाती है? और तब हुई, उससे पहले वो एप्लीकेशन भेज चुकी थी पुलिस के पास कि मुझे जान से मारने की धमकी। तो इसका मतलब पुलिस को पता थी, और जब दबाव बढ़ा तो आधा घंटे में अरेस्ट होके आ गई। आज उसकी 13 बीघा जमीन जो फर्जी उसने कब्जा कर रखा था, वो भी, क्योंकि गांव में एक कहावत है, अगर तो कोई यही सवाल है शिव जी, उत्तर प्रदेश में पुलिस बिना दबाव के काम नहीं करती है, यही सवाल है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार पर कई तरह के सवाल उठते हैं। भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को पीटना होता है तो तुरंत आगे बढ़ जाती है। तो यही मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर उत्तर प्रदेश में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से पुलिस को खुंदक क्यों है, और क्यों नहीं वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से त्वरित गति से कार्रवाई कर पाती है। ये एक बड़ा सवाल है। एक इससे भी बड़ा सवाल, आप जरा उत्तर प्रदेश चले गए, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का जनरल असेंबली चल रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टेलीप्रॉम्प्टर पे कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे अपने भाषण को टेलीप्रॉम्प्टर के बिना देने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा है, मैं इसके बिना भी भाषण दे सकता हूं। आप और हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि ये कटाक्ष उन्होंने किस पर किया। अमेरिका में रहकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कटाक्ष कर रहे हैं वो। और आपको याद दिला दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिनको अमेरिका जाना बहुत अच्छा लगता था, वो फिर अमेरिका नहीं गए हैं, लगातार दूसरी बार अमेरिका नहीं गए हैं। तो इसमें भी कई तरह के किंतु परंतु है। लेकिन बिहार में फिर आ जाता हूं। मैंने कहा कि क्या नुकसान पहुंचाएंगे, आपने पूछा कि आर के सिंह क्या नुकसान पहुंचाएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में शिव जी 8 विधानसभा सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 से भी कम था। 8 विधानसभा सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 से भी कम था। 300, 400, 500, 600, 700। तो ये 1000 वोट अगर आर के सिंह के उम्मीदवार ने काट लिए तो फिर क्या होगा, सोच लीजिए, क्योंकि फासला बहुत बड़ा नहीं है। इसके अलावा और देख लीजिए कि इसके अलावा 8 सीटें तो ये हो गई, उसके बाद 11 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत हार का अंतर 2000 से भी कम था। और कुल मिलाकर 85 विधानसभा सीटें, 243 में से 85 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिन पर जीत हार का अंतर 10,000 से भी कम था। और यही भारतीय जनता पार्टी का डर निकलकर सामने आ जाता है। और जीएसटी का गुणगान तो रवि किशन ने जो कर दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो आप ये मान लीजिए कि रवि किशन से बेहतर गुणगान कोई कर नहीं सकता। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अब तो मोदी जी को आगे बढ़ के उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। भाई रवि किशन से शानदार तरीके से किसी ने जीएसटी में जो उत्सव मनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, किसी और ने कहा क्या? तो उत्तर प्रदेश में रवि किशन है, उत्तर प्रदेश में रवि किशन है, दिल्ली में मनोज तिवारी है, जिनको दिल्ली में भी सेट कर सकते हैं, जिनको बिहार में भी आप फिट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हीरा जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा ढूंढ कर ला चुकी है। अलग अलग राज्यों में ऐसे कई हीरे आपको मिल जाएंगे जिनका काम बोलना होता है। और वायरल हो गए तो मशहूर हो गए। अब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा?
मोदी जी का राष्ट्रीय राजनीति में नाम कैसे हो गया? अगर गोधरा ना हुआ होता, गुजरात के वैसे दंगे ना हुए होते, रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से इस्तीफा न दिया होता, अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म निभाने की सलाह न दी होती, और लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन जैसे नेताओं ने गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी को बचाया ना होता, बाल ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की तारीफ न की होती, तो क्या नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि ले पाते? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाते? तो बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? लेकिन इस बार सम्राट चौधरी बदनाम ही नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया। दिलीप जायसवाल सिर्फ बदनाम ही नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया। और यहाँ वो बड़ा सवाल जो आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन है वो राजा जो अपने दुश्मनों को मात देने के लिए अपने प्यादे की कुर्बानी देने को तैयार हो गया है। मैंने देखा संतोष जी, अभी कई 13 सीटें तो महागठबंधन 3000 से कम वोटों के आंकड़े से जीता, और 15 सीटें एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन। हाँ, 15 एनडीए जीता और 13 महागठबंधन, दोनों के हमने आंकड़े निकाले। इसका मतलब ये 28 सीटें जो है वो 3000 से कम मार्जिन पे है। और इन 3000 वाले जो कम मार्जिन की सीटें हैं, इनमें एनडीए में जो परिहार विधानसभा है वहां से गायत्री देवी भाजपा की है, 1569 मतों से जीती। रानीगंज से अचमित सदा जदयू के 2304, प्राणपुर से निशा सिंह भाजपा 2972, अलीनगर मिश्रीलाल यादव भाजपा 3000 वोट, बहादुरपुर मदन साहनी जदयू 2629, अशोक चौधरी, खुद अशोक चौधरी जिनकी बड़ी चर्चा होती है 1537, भोरे से सुनील कुमार जदयू 462, हाजीपुर अवधेश सिंह 2990, बछवाड़ा सुरेश मेहता भाजपा 484, परबत्ता से संजीव कुमार 951, प्रणब कुमार मुंगेर से 1244, परवीगा से सुदर्शन कुमार जदयू 113, आराम अमरेंद्र प्रताप सिंह 3000, टिकारी से अनिल कुमार 2630, झाझा से दामोदर 1679 वोट से। ये वोट वो हैं संतोष पाठक जी, इनमें सिर्फ 3000 वोट इधर उधर होना है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जब हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे तो सब 450 पार का आंकड़ा क्यों दे रहे थे? क्योंकि भाजपा की जो लोकसभा सीटों की जीत थी वो लाखों से थी। 8 लाख जैसे गाजियाबाद, नोएडा 7 लाख, 4 लाख, 2 लाख। तो जो बड़े पत्रकार थे, जो उम्दा पत्रकार जिन्हें कहिए, हम लोग तो दूसरे किस्म के आते हैं, उम्दा पत्रकार, उन्हें ये अंदाज था कितने घटेंगे। मान लो जो 3 लाख से जीती है तो 1 लाख से तो जीती जाएंगे, 2 लाख डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन वो सभी सीटें हार गए जो बड़े मार्जिन से जीती थी, 2-4 सीटें गाजियाबाद जैसी बची। जब वोट डाइवर्ट नहीं होता है तो ये 2-3 हजार तो पता ही नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी जी जब 4.5 लाख से 1.5 लाख पे सिमट जाते हैं, जिनके ओहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, फिर और किसकी हम क्या कहेंगे? हम बाकी कुछ कहने के उसमें नहीं है। जो योगी आदित्यनाथ कभी चुनाव नहीं जीत हारते हैं, वो अपने मुख्यमंत्री काल में अपनी लोकसभा गंवा बैठते हैं इसी पोजीशन पे, क्या कहेंगे? आपने देखा कि ममता बनर्जी कितनी ताकतवर चीफ मिनिस्टर हैं, पूरी पार्टी चुनाव जीत जाती है, 2/3 के बहुमत से जीत जाते हैं, खुद चुनाव हार जाती है। आपने देखा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूदा खुद चुनाव हार गए विधानसभा का। तो राजनीति में कब किसका पासा गलत पड़ जाए और कब शतरंज के खेल में राजा को कौन सा प्यादा मार दे, ये भरोसा नहीं होता है। और जब हम लोग एक बिंदु तो तय कर ही देते हैं जीवन का, ये हो जाए, एक मकान बन जाए, एक घर बन जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चे पढ़ जाएं, बच्चे अच्छी जगह लग जाएं, फिर हमारा काम खत्म, फिर हम तो अपना प्रभु गुण गाएंगे। ऐसे ही राजनीति में कोई तो बिंदु तय होता होगा। मान लीजिए नरेंद्र मोदी ने सपना साधा, हम प्रधानमंत्री बन गए, अब इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं, तो फिर उसका डाउनफॉल भी तो शुरू होता है।
तो फिलहाल देखना है, लेकिन राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि 47 तक तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। तो आरके सिंह ने सोचा कि अब 47 तक की तो गारंटी राजनाथ ने ले ली और हमारी सजाती है, हम कहां जाएं। बिहार में तो मुख्यमंत्री का पद भी खाली नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कह देंगे 47 तक मोदी और 47 तक हम, बाकी सब गम गम गम। तो ऐसे में बिहार में किस करवट ऊंट बैठेगा, किसके माथे पे सजेगा ताज, किसकी उठेगी आवाज, किसका बजेगा बाजा और किसके यहां बजेगी जीत की शहनाई। एक बार तो भाजपा धोखा खा चुकी है वहां लड्डू बनवा के। तो इस बार अब बिहार में अब लड्डू तभी बनते हैं जब परिणाम फाइनल हो जाता है। ये तो मैंने अभी 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा, जब बढ़त बना ली तब भी भाजपा का कोई नेता आया नहीं निकल के, क्योंकि 30-40 सीटें बहुत ऊपर नीचे चल रही थी। जब फाइनल रिजल्ट आ गए तब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चल के आए, वरना काउंटिंग वाले दिन गोरखपुर चले गए थे, क्योंकि जो उनके पास फीडबैक थी वो ठीक नहीं थी। भाजपा के पास जो फीडबैक थी वो ठीक नहीं थी। अब देखना यह है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये तो तय हो गया, उन्हें तो एकनाथ शिंदे बनना है। लेकिन वो खतरों के खिलाड़ी हैं, जो कल उनका वीडियो वायरल हो रहा है, कोई उन्हें शॉल महिला पहनाने आई। नहीं शिवजी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे फिलहाल कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग भले ही ये कहे कि नीतीश कुमार साहब की सेहत अच्छी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बड़े शानदार तरीके से अपने पत्ते फेंक रहे हैं, अपने पत्ते फेंकने में लगे हुए हैं। और कल को उनका मन बदल गया, दूसरी तरफ चले जाएंगे तो वहां भी जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी नीतीश कुमार को हटा पाना, खारिज कर पाना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत ज्यादा संभव नहीं है। भले ही नरेंद्र मोदी अमित शाह को चाणक्य मानते हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उनको चाणक्य कहते हो, लेकिन चाणक्य की असली धरती बिहार से आने वाले नीतीश कुमार ऐसे न जाने कितने धुरंधरों को कई बार फटखनी दे चुके हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि काफी समय हो गया, तो हमें अब इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहिए। अपने दर्शकों से मैं फिर कहूंगा कि भैया साथ दे दो, वीडियो देख लो पूरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कर दो, कमेंट करो, कमेंट करके अपने राय से जरूर हमें बताया करो, लाइक भी कर दिया करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप ज्वाइन कर सको तो ज्वाइन भी कर लो। बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, 89 रुपए महीने का खर्च है। तो शिव जी को और मुझे यानी संतोष पाठक, हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।